हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे टॉर्क की, या फिर मतलब क्या है कि देखो, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने मैग्नेटिज्म के बारे में, है ना। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मतलब किस तरीके से हमारा जो बार मैग्नेट होता है, और उस बार मैग्नेट के थ्रू अगर हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर हम अपने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहते थे तो हम ये पढ़ चुके थे। नाउ हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि क्या हो अगर हम उस बार मैग्नेट को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। तो अब ऐसी बात है, जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज वाले, आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से अगर आप एक जिसको हमने कहा था डाइपोल, है ना, मतलब कि हम यहाँ पर बार मैग्नेट को एज अ डाइपोल ले रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को याद करो स्टार्टिंग वाले चैप्टर में कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो किस तरीके से उसके ऊपर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, जिसको हम कपल कहते हैं, वो एक टॉर्क क्रिएट करता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम जो है हम यहाँ पर टॉर्क की बात करने वाले हैं, है ना। बहुत सारे टर्म्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं। थोड़ा सा आपको ये करना है, आप चाहे जिस भी बोर्ड के बच्चे हो, देखो इतनी तो थोड़ी सी आपको समझदारी होनी चाहिए कि आपको अपना एग्जैक्ट सिलेबस पता होना चाहिए। सर्च करोगे गूगल पर, नहीं सर्च कर पा रहे हो, ये आप सर्च कर सकते हो, बहुत आसानी से मिल जाता है हर जगह। नहीं आप सर्च कर पा रहे हो तो आप बताना, हम आपको जो है वो लिंक दे देंगे, या तो आपको टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा, या फिर लेकिन आप जैसा भी होगा बताओगे, है ना। तो ये थोड़ी सी आप अपने पास सिलेबस रखो। सिलेबस का क्या करो, प्रिंट आउट निकाल लो। जो भी आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, जिस भी आपका जो भी आपका बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है ना, तो आप उसका एक फोटो कॉपी निकाल लो। फोटो कॉपी अपने साथ में रखो कि हाँ हमेशा हमें जो है सर ये बातें हमें पढ़नी, हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये चीज़ फिक्स रखो बच्चे, है ना। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो आप। अब वो आप डिसाइड करो कि आपको ये चीज़ हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो ये चीज़ पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, ठीक है। ओके, तो पहली चीज़, पहला काम आप ये करोगे बच्चे कि आप या तो उस पूरे के पूरे सिलेबस को लिख डालो, या तो आप लिखने से अच्छा है कि क्या करो, फोटोकॉपी उसका करा लो, रख लो अपने पास, है ना। जो भी आपका रिड्यूस सिलेबस है, इस हम अपने 2020-21 की बात करें तो बहुत ही ये थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम इस चैप्टर को काफ़ी जल्दी, लगभग एक या 2 दिन में खत्म करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। बहुत सारे हम इसमें टॉपिक्स देखेंगे, बहुत ही आसान है, सिंपल सा फिनोमेना है, सिंपल सा मेथड है। और थोड़ी सी ये बात हमने जो पिछले वाले लेक्चर में, हमने जो पिछले वाले चैप्टर में हमें यहाँ पे जो हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की हमने जो बात करी थी, वहाँ पे हमारा एक टर्म हमें सर समझ में नहीं आया था। आप बच्चों का कुछ शिकायत होगा, और मैंने आपको ये बोला भी था कि हम इस टर्म की हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। हमने वहाँ से कहा था m इज इक्वल टू आई इंटू ए, ये कहाँ से आया था, तो आपको इस वाले लेक्चर में ही आपको पता चलने वाला है कि m इज इक्वल टू आई इंटू ए ये कहाँ से आया था। हम सिंपल कंपेरिजन करके बहुत सारी बातें हम समझने वाले, मतलब एक मतलब मजा आ जाएगा आपका। जो भी आपका पिछला वाला जो भी कंफ्यूजन होगा, तो वो सारे के सारे कंफ्यूजन इस वाले टॉपिक में, इस वाले लेक्चर में आपके दूर होने वाले हैं। तो थोड़ा सा लेक्चर होने वाला है बड़ा बच्चे, तो अपने साथ आप अपने बॉटल में पानी रख लो, है ना, मस्त सा जो भी रखना है अपने पास रख लो, और चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टॉर्क, हम बात कर रहे हैं टॉर्क की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक डाइपोल है, और मैग्नेटिक डाइपोल में हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हमारा जो वही बार मैग्नेट होता है, भाई मैंने आपको बताया था कि बार मैग्नेट एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल हमारा एक अरेंजमेंट हो गया, मतलब जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों एक जैसे अरेंज होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उस मैग्नेटिक डाइपोल को उठाकर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर रहे हैं। याद करो वहां पे हमने, अच्छा पिछले वाले लेक्चर में सब आपने कहा सर वहां पे भी तो हमने टॉर्क की बात करी थी, तो वहां पर बच्चे हमने बात करी थी टॉर्क की। हमारा एक सोलेनॉइड होता था, मतलब हमारे पास कोई एक कॉइल होता था, कॉइल के ऊपर हम क्या करते थे, लूप, मतलब उसमें हम थ्रेडिंग करते थे, मतलब उसमें हम लूप करते थे, और उस लूप को उठा करके, मतलब हमने ये कहा था कि हमारा सर वो जो कॉइल है वो एक्ट एज अ बार मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, तो हमने बात पढ़ी थी। बट वहां पे हम कॉइल को ना लेकर के हम डायरेक्टली यहाँ पर अपने किसको लेने वाले हैं, बार मैग्नेट को लेने वाले। क्लियर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि सर वहां पर क्या पढ़े थे, वहां पर भी तो हमने सर टॉर्क के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर भी हम टॉर्क के बारे में पढ़े हैं, तो दोनों हैं, लेकिन वहां पर हम कॉइल की बात कर रहे थे, और यहाँ पर हम मैग्नेटिक मतलब बार मैग्नेट की बात करेंगे। चलो हेडिंग लगा लो, सबसे पहला हेडिंग, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, लगा लिया आप हेडिंग। ओके, तो ये भी होना था, हाँ। देखो बच्चे, तो मानते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और हमने क्या किया हुआ है, हमने उस बार मैग्नेट को किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा हुआ है ना। ये हमारा एक यूनिफॉर्म क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने उस बार मैग्नेट को एक इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये हमारी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। और हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट था, है ना, और हमने उस बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख लिया, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे कि आप याद करो, जैसे कि मान लो कि आपने कहा सर ये मेरे पास साउथ पोल है, ठीक है, और ये मेरा है नॉर्थ पोल। ओके, तो क्या हुआ, याद करो कि आपने जब पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज वाले में, आपने पढ़ा था कि किस तरीके से अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, है ना, अगर आप किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो क्या होता था, उसके ऊपर एक फोर्स लगता था। इधर वाले फोर्स को आप क्या कहते थे, आप मान लो इसको आप फर्स्ट फोर्स मानते हो, तो इस वाले फोर्स को आप क्या कहते थे, सपोज करो आप उसको अगर F1 कहते थे, है ना, तो क्या कहते थे, Q इंटू ई। अगर हम बात करें चार्ज वाले कॉन्सेप्ट की, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, अगर हम बात करते थे, जिसकी वजह से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो हम वहाँ पे Q इंटू ई कहते थे। अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता तो हम ये प्लस का Q इंटू ई कहते थे। इधर की तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज होता था तो हम इसको माइनस का Q इंटू ई कहते थे, दैट इज फोर्स, है ना। तो मान लिया सिमिलरली इसी तरीके से कि हमारे पास इस वाले पोल के थ्रू, है ना, क्या होगा, इधर की तरफ क्या मतलब इस वाले पोल पर क्या होगा, इधर की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा। तो मान लो जिसको हम क्या दे रहे हैं, Fn, क्या कह दे रहे हैं, Fn। अच्छा, जैसे आप याद करो वहां पर आप क्या कहते थे, आप वहां पर कहते थे Q इंटू ई। क्यू का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर आप किसी एक चार्ज को लेते थे, है ना, प्लस Q, और इंटू जो भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती थी ई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, दैट इज हम इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने कहा, मैंने आपको बताया था कि हम जो पोल स्ट्रेंथ लेते हैं, वो पोल स्ट्रेंथ हम कैसे लेते हैं, एम में लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो क्यू है वो इक्विवेलेंट है किसके, एम के। तो हमने कहा सर हम ये हमारा जो Fn होगा वो किसके इक्वल होगा, एम इंटू बी के। बोलो, एम इंटू बी। एम क्या हमारा पोल स्ट्रेंथ है। सिमिलरली अब ये तो इधर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगा, इस वाले पोल पर, इस तरफ मतलब इस डायरेक्शन में क्या करेगा, एक फोर्स लगेगा। सिमिलरली इस वाले पोल पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। तो हम इस फोर्स को मान लेते हैं क्या, Fs मान लेते हैं, और इस Fs को हम क्या कह देते हैं, m इंटू बी। और ये क्या होगा, ये जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होगा। इसे डायरेक्शन से ही लग रहा है, क्योंकि आप मान लो अगर आप साउथ वाले पोल को अगर आप माइनस कंसीडर कर रहे हो, नॉर्थ वाले पोल को अगर आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो, तो एक प्लस में जैसे जस्ट लाइक उसी की तरह है। आप अगर देखो थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, आप अगर वो देखोगे तो आपका ये भी जो है, मतलब अब अगर आप ये देख रहे हो तो आपका वो भी क्या हो रहा है, रिविजन हो रहा है। आप देखो थोड़ा सा, है ना, सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर हम ये, वो तो ऑब्वियस बात है, यहाँ से हमारे यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो कितनी लेते हैं, 12 लेते हैं। ये तो हमने पहले बताया कि हम जो वायर मैग्नेट की जो लेंथ है, जिस तरीके से हम अपने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात करते थे ना, जो लेंथ हम 12 लेते थे, है ना। तो सिमिलरली इसमें इस केस में भी हम क्या कर रहे हैं, 12 ही ले रहे हैं। चलो इतनी बात आपको बताओ क्लियर है, बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है। देखो, तो ये सारी चीजें हम कंसीडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं भाई हमारे पास एक बार मैग्नेट है, NS है, या जो भी है SN है, उसकी लेंथ कितनी है, 12 है, और एक हमने उसको क्या किया है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसको क्या कर दिया, प्लेस्ड कर दिया है। क्लियर है, इतनी बात लिख ली जाए। ओके, सेम वही बात है जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये कंसीडर करते हैं क्या, कि यहाँ पे ये थोड़ी सी बातें बता दो कि वेयर आपकी जो M है ना, मतलब हम ये मान लेते हैं कि हमारा सर जो M है ना, वो क्या है, हमारी वो पोल की स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है। और थीटा क्या है, मान लेते हैं कि ये जो हमारा बार मैग्नेट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि जो फील्ड लाइन है ना, ये जो बार मैग्नेट है वो मान लो कोई थीटा एंगल बना रहा है। कितने एंगल पर है, थीटा एंगल। तो हमने कहा सर ये हमारा जो थीटा है वो क्या है, एंगल है, एंगल ऑफ बार मैग्नेट विद मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी। क्लियर है। अच्छा, तो हमने कहा कि हमने ये पहले ही बता दिया कि भाई एक फोर्स लगेगा इस तरफ और एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो हमने कहा अगर हम बात कर ले अपने पहले वाले किसी भी एक आप फोर्स की बात कर लो, आपने कहा सर फोर्स, कोई भी एक फोर्स पहले ले लेते हैं, कोई जरूरी थोड़ा ना कि पहले हम क्या ले लें, फोर्स एक्टिंग ऑन, पहले हम चलो इसी वाले पोल की बात कर लेते, साउथ पोल की बात कर लेते, फोर्स एक्टिंग ऑन साउथ पोल। तो कितना हो जाएगा, देखो, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया सर Fs से, सो Fs इक्वल टू कितना हो जाएगा, mb। अच्छा, इसकी बात करें अगर हम डायरेक्शन की, तो इस Fs की जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलॉन्ग होगी, वो होगी अपोजिट टू, देखो, अपोजिट टू b, है ना, b के कैसी होगी, अपोजिट होगी। चलो अगर हम बात करें Fn की, ठीक है, सिमिलरली आप ये लिख सकते हो, हम बात करें अगर कि इस नॉर्थ वाले पोल पर जो है वो कितना फोर्स लग रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, तो हम कहेंगे सर Fs इज इक्वल टू क्या कहेंगे, mb, सेम। बस बट इस केस में हमारा जो डायरेक्शन होगा, है ना, वो क्या होगा, अलोंग बी, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, सॉरी Fn, यहाँ पे हम कर लेते हैं Fn, है ना, ये हमारा लगेगा। तो देखो हमने कहा कि भाई ये जो हमारे फोर्सेज हम आपस में कैसे हैं, इक्वल है, अनलाइक है और पैरेलल है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो
मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक ही मतलब ये ऐसे है और ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना, एक इधर की तरफ है और एक थोड़ा सा उसकी मान लो ऐसे हमने कहा सर नीचे है, तो क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, और पैरेलल है लेकिन अनलाइक है, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा कि अब इनकी वजह से क्या क्रिएट करेंगे, इस टाइप का जब भी हमें कॉम्बिनेशन मिलता है तो हमने कहा कि सर इस टाइप की कॉम्बिनेशन से हमें एक कपल मिलता है ना, वो वाला कपल नहीं, हमें एक कपल मिलता है जिसके थ्रू हमारी ये जो बार मैग्नेट है ना वो रोटेट करने की कोशिश करेगी ना। ये जो Fn वाला होगा वो क्या करेगा, इस n वाले पोल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की बार बार कोशिश करेगा और ये वाला फोर्स फिर इधर ले जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो मैग्नेट है ना वो रिवॉल्व करने लगेगा, समझ रहे हो। तो हमने कहा कि सर दीज फोर्स, ऐसे समझो, दीज फोर्सेस आर इक्वल, और कैसे हैं, अनलाइक हैं, और कैसे हैं, अनलाइक एंड पैरेलल, ठीक है। सो दिस फॉर्म अ कपल, COUPLE कपल, ठीक है। तो अब इस कपल की वजह से क्या होगा, हमारा ये जो बार मैग्नेट है वो क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। कैसे, देखो इस तरीके से, Fn इधर आना चाह रहा है, Fn जो है इधर आना चाह रहा है, ठीक है, और ये जो Fs है वो इस तरफ जाना चाह रहा है। तो ये हमारा कैसा एक रोटेशन है, क्लॉकवाइज है। तो हमने कहा कि दिस फॉर्म अ कपल विच रोटेट द बार मैग्नेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। दिस फॉर्म अ कपल, आप चाहे जैसे बनाकर लिख लो, दिस फॉर्म अ कपल विच रोटेट बार मैग्नेट, विच रोटेट मैग्नेट या बार मैग्नेट, ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, उसको घुमाने की कोशिश करेगा। तो अब अगर एक टॉर्क, तो हम क्या कहेंगे, अब इसकी वजह से क्या होगा, एक टॉर्क क्रिएट होगा। जैसे आपकी जो दरवाजे की जो कुंडी होती है, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट वो घूमती है ना, तो हम कहते हैं ना कि हमारा वहां पर एक टॉर्क, मतलब एक टॉर्क क्रिएट होता है। तो टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी एक फोर्स ले लो, मतलब ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे हमेशा लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो हमने कहा कि टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट पे टॉर्क कितना एक्ट होगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट, कितना जो है टॉर्क एक्ट होगा। तो आपने कहा सर क्या होता है, टॉर्क हम फॉर्मूला जानते हैं जिसको हम कहते हैं टाउ इज इक्वल टू, क्या कहते हैं, हम कहते हैं फोर्स, इधर फोर्स, है ना, याद रखना, EITHER, इधर फोर्स, कोई भी एक फोर्स, मतलब FS वाला लो या FN वाला लो, ठीक है, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो, तो मान लो हम कोई भी अगर एक फोर्स ले लें, हमने कहा सर हम FS, हम जो है FS ले लें, FN ले लें, है ना, हमने मान लो कोई भी एक फोर्स लिया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, MB होगी, स्मॉल m है, और m हमारी क्या है, मैग्नेटिक ये पोल हमारी स्ट्रेंथ है ना, पोल की स्ट्रेंथ है m, ये स्मॉल m है, ठीक है। तो MB इंटू, अब देखो हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। चलो थोड़ा सा हमें अभी फिगर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपने कहा सर फोर्स तो हमारी ये इधर ऐसे Fn है, तो इसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कुछ ऐसे होगी, बोलो। देखो फोर्स ऐसे है और ये जो होगी, मान लो कि आपका ये पॉइंट A है ना, इस पॉइंट पर आकर के गिर रहा है, फॉलो हो रहा है, तो ये देखो ये आपकी क्या सी, ये आपकी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आपने कहा सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, AN, याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अपनी कॉपी में लिख लो AN। अब इस AN की वैल्यू क्या रखें, हम क्या AN रख लें, नहीं AN नहीं रखेंगे। अब देखो अगर आपने इसे सर, अगर इसे माना है थीटा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो याद करो, अब बेस तो आपको पता नहीं है, अब ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है, तो आपके पास हाइपोटेनस है और आपके पास परपेंडिकुलर है, बात समझो, आपके पास हाइपोटेनस है और आपके पास परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में आप क्या लगा सकते हो, आप साइन लगाओगे, है ना, तभी तो आप कहते हो ना साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप क्या लगाओगे, साइन लगाओगे। तो यहाँ से जब आप साइन लगाओगे, देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं, आप इस चीज को अपनी साइड में करोगे ना, इस चीज को साइड में थोड़ा सा करोगे। तो आपने कहा सर हम जानते हैं एज वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखो कितनी है, AN अपॉन हाइपोटेनस कितना है, अपॉन में 2L। हाइपोटेनस देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, टोटल 2N है, हम यहाँ से ऐसे ले लें, ठीक है, थीटा हम यहाँ से ले लें टोटल, तो 2L होगा। अच्छा, तो यहाँ से आप AN अगर निकालोगे बच्चे, तो AN देखो कितना हो जाएगा आपका, AN हो जाएगा 2L साइन थीटा, बोलो होगा। तो AN की जगह हम क्या रख दे, डायरेक्टली 2N साइन थीटा रख दे, L की जगह 2L साइन थीटा, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज AN,
दैट इज ए एन, और इस ए एन की जगह हम फिर से रख दे रहे हैं क्या, टाउ इज इक्वल टू एम बी इंटू, और ये जगह आपका 2l साइन थीटा। बोलो आपको इतनी बात समझ में आई? अच्छा, आपको जो है देखो, आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में आपने पढ़ा जिसको हम कहते हैं कैपिटल एम। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू होता क्या है, एम इंटू 2l। तो इस एम इंटू 2l की जगह हम क्या रख दें, कैपिटल एम रख दें। सो फाइनली आपको टाउ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एम बी साइन थीटा। बोलो ये तो मिलेगा, है ना? आगे बात समझ में, एम बी साइन थीटा। अब आपको यहाँ से एग्जैक्टली ये जो m है ना, आप यहाँ से इस m की जो आ रहा था, मैंने आपको जो बोला था ना पिछले चैप्टर के सबसे लास्ट वीडियो, मैंने आपको जो बोला था कि हम यहाँ से m की यूनिट, अभी आप याद रख लो, हम ये देखेंगे कि हम इस m की यूनिट कैसे निकालते हैं। तो अब हम यहाँ से जो है ये m की एग्जैक्ट यूनिट आपको निकाल करके दिखाने वाले हैं, है ना, कि जो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आया था, ठीक है, वो कैसे आया था, हम ये चीज अब निकालने वाले। आगे बात समझ में? अच्छा, ये हमारा जो है, अगर हम इसको अगर एक वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप जानते हो, एज वी नो, देखो ये कई बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं, सर ये कैसे आ जाता है। तो आप देखो, आपको ये एक चीज पता है क्या, कि अगर आप किसी का भी अगर आप a क्रॉस b लेते हो, है ना, तो उस a क्रॉस b को आप कैसे लिखते हो, आप ये लिखते हो ना, ए बी साइन थीटा लिखते हो, ठीक है। तो बात समझो मेरी, अगर ए बी साइन थीटा तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम इसको एक वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम क्या कहेंगे, टाउ इज इक्वल टू क्या कहेंगे, एम क्रॉस बी, यही तो कहेंगे। बस ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। आ रही बात समझ में? तो टाउ इज इक्वल टू आपने क्या निकाल लिया, एम बी साइन थीटा। हम जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं, हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो हमेशा हम ये वाला फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। तो टाउ इज इक्वल टू आपने क्या निकाल लिया, एम बी साइन थीटा, यानी कि आपने टॉर्क निकाल लिया क्या, किसी भी बार मैग्नेट का, जब वो बार मैग्नेट क्या किया गया हो, किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो, पर्टिकुलर किसी एंगल पर, ठीक है। आ रही इतनी बात समझ में? चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले वाले चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टॉर्क, हमने बात करी थी, एक सोलेनॉइड की बात करी थी, हमने किसी सोलेनॉइड को रखा था, बट यहाँ पर क्या बोलेगा कि टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक रिलेशन देख लेते हैं। मान लो क्या हो कि अगर हम b इक्वल टू अगर 1 ले लें, क्या ले लिया भाई, हमने कहा कि व्हेन b इक्वल टू क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो और इस केस में आपका जो थीटा हो, मान लो आपने सर कहा थीटा हमारा कितना है, 90 डिग्री है, तो इस केस में आपको जो टाउ मिलेगा वो कितना मिलेगा, m मिलेगा। टाउ की वैल्यू किसके इक्वल होगी, m की वैल्यू होगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करेंगे कि हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द टॉर्क, यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल होगा, टॉर्क के इक्वल होगा। कब, कंडीशन क्या है, इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, ठीक है, व्हेन मैग्नेटिक डाइपोल हेल्ड परपेंडिकुलर, मतलब देखो थीटा इज इक्वल टू 90 कहने का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 कहने का मतलब क्या है कि अभी आप जो बार मैग्नेट था, अभी आप ऐसे ले रहे थे, अब आपने कहा कि नहीं हम इस थीटा को क्या ले रहे हैं, 90 डिग्री लेना चाहते हैं। इसमें आप ऐसे ना बना करके, है ना, आप जो है ऐसे ना बना करके आप कैसे बनाओगे, आप ऐसे बनाओगे। तो देखो ये इस हमारे इस बी से कैसा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमने कहा कि हमारी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, वो हमारी क्या है, टॉर्क के इक्वल होगी। कब, तो जब हमारा डाइपोल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कैसा रखा गया हो, परपेंडिकुलर रखा गया हो, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ हो वो 1 हो, 1 यूनिट हो। समझ रहे हो मेरी बात, क्या हो, 1 यूनिट हो, दैट इज, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और अब आपको यहाँ से एग्जैक्टली मैंने आपको जो बोला था कि आप m की जो यूनिट थोड़ी सी याद रख लो, थोड़ी देर के लिए याद रख लो। अब हम यहाँ से इसकी यूनिट देखने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, थोड़ी सी हम इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, देखो बहुत ही आसान है। देखो बच्चे, वही चीज मैंने आपको बताई है क्या, कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ, है ना, कि मतलब हमारी वो जो है वो टॉर्क के इक्वल होगी। बट कब, कंडीशन क्या है कि आप उसको कैसे करो, उस मैग्नेटिक आप यूनिट मैग्नेटिक, मतलब आप यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 1 यूनिट लोगे। और उस केस में आपको जो डाइपोल रखना है, देखो डाइपोल हमारा एक अरेंजमेंट है, ठीक है। तो उस डाइपोल को आप कैसे रखो, परपेंडिकुलर रखो, है ना, कैसे, उस मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखो, परपेंडिकुलर रखो, तब आपको जो है टाउ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m मिलेगा। तो ना हम यहाँ से बात कर लेते हैं जल्दी से, यूनिट की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट, आपने जो अभी जो चीजें आप जो रटती है ना, आप यहाँ से मैग्नेटिक हम मूवमेंट की, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की हम यूनिट की बात करते हैं, और यहाँ से आप उसके डायमेंशन भी देख लेंगे। अगर आपने यूनिट निकाले तो आप पहले भी डायमेंशन निकाल सकते थे, ठीक है। चलो इतनी बातें जल्दी से लिख लो आप। देखो बच्चे, हम बात करते हैं यूनिट ऑफ m की, है ना। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा, क्या, टाउ इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, टाउ इज इक्वल टू आपने पढ़ा mb, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपका जो m होगा वो कितना होगा, टाउ अपॉन b होगा,
और टाउ, आप टाउ का जो है वो यूनिट जानते हो क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है, अपॉन बी की यूनिट आपने क्या पढ़ी है, टेस्ला। अच्छा, इस टेस्ला को आप और क्या लिखते हो, चलो बताओ कितने बच्चे बता पाते हो। देखिए इस टेस्ला को आप और क्या कहते हो, आप इस टेस्ला को ये नहीं कहते थे क्या, देखो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन टेस्ला को आप कहते थे क्या, न्यूटन, क्या कहते थे, क्या कहते थे, एक मिनट रुको, देखो अगर याद है तो अच्छी बात है, आप लोगों को अगर याद है ना, वैसे इसको हम कहते थे देखो अगर आप लोगों को याद है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, क्या कहते थे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखो कैसे निकालते थे, हम ये निकालते थे बी इज इक्वल टू, हम ये जानते थे क्या, एफ अपॉन क्यू वी, बोलो ये जानते थे एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो बी इज इक्वल टू क्या, एफ अपॉन क्यू वी, एफ की वैल्यू क्या रखते थे, न्यूटन अपॉन क्यू, क्यू यहाँ पर आपका क्या है, कूलाम है, और वी आपका यहाँ पर क्या है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, इस कूलाम को आप अगर एम्पियर के टर्म में चेंज करो तो आप इसको क्या लिखते थे, तो हम ये लिखेंगे न्यूटन और इनटू ये हमारा जो सेकेंड है वो चला जाएगा सबसे टॉप पर, और इस कूलाम की जगह हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे एम्पियर इंटू सेकेंड। कैसे भाई, तो हमें ये फॉर्मूला पता था आई इज इक्वल टू क्यू इंटू टी, है ना, तो कूलाम इंटू हमने ये कहा, सॉरी आई इज इक्वल टू, क्या कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सो क्यू इज इक्वल टू क्या हमने कहा, आई टी, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू मैंने क्या कहा, आई टी, तो आई टी यहाँ से आप आई का मतलब क्या, एम्पियर, ठीक है, मतलब कुलाम इज इक्वल टू क्या, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो इस क्यू की, इस सी की जगह, दैट इज कुलाम की जगह हम क्या रखते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड, और फिर क्या भाई, मीटर इंटू मीटर, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड से ये आपका सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसी न्यूटन पर एम्पियर मीटर को हम लोग कहते थे क्या, टेस्ला, बोलो यही तो कहते थे ना, टेस्ला कहते थे, तो या तो टेस्ला रखो या टेस्ला की जगह न्यूटन पर एम्पियर मीटर रखो, बात एक ही है। चलो इतनी बात आपको समझ में आई है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली यूनिट ही पूछ लेता है एक नंबर का, समझ में, आज समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है ना। तो आपने कहा सर न्यूटन की जगह टेस्ला की जगह हम क्या रख दें, न्यूटन पर एम्पियर मीटर रख दें, ये हमारा न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये हमारा चला जाएगा सबसे टॉप पर, ये न्यूटन से ये न्यूटन देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ये आपके पास बचेगा ए इंटू एम स्क्वायर, आ गया ना, ए इंटू एम स्क्वायर। अगर आपने यूनिट ऑफ एम निकाल ली तो आप इसकी डायमेंशन भी बता सकते हो क्या, आराम से बता सकते हो डायमेंशन, तो डायमेंशन इसका देखो कितना हो जाएगा, डायमेंशन के लिए देखो हम क्या करेंगे, तो एम्पियर, अब एम्पियर को तो हम ए ही रखते हैं, ये आपका मीटर है, मीटर का मतलब क्या, लेंथ का स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर, और एम्पियर को आप एम्पियर ही रखोगे, दैट इज एल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से डायमेंशन आपने यहाँ से मतलब अगर आप अपने यूनिट ऑफ एम निकाल ली तो आप यहाँ से एम भी निकाल सकते हो, वो जो स्मॉल एम था, डाइपोल स्ट्रेंथ की जो हमने बात करी थी वो भी आप निकाल सकते हो। ओके, देखो यहाँ से हम थोड़ा सा एक स्पेशल केस की बात कर ले, मान लो हमने कहा कि सर क्या हो अगर हमारा थीटा इज इक्वल टू, कुछ नहीं, ये स्पेशल केस कुछ नहीं होता है भाई, बस थोड़ा सा आपका बस टाइम बढ़ाने के लिए स्पेशल केस दे देता है वही सारी चीज़ें, बस आप उसमें रखते जाओ। आपने कहा सर केस नंबर फर्स्ट क्या हो कि अगर हमारा जो थीटा हो वो जीरो हो जाए, थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि आपने कहा सर इस केस में हमारी ये क्या थी, बी थी, इस डायरेक्शन में हमारा बी था, और हमने बार मैग्नेट को हमने ऐसे ही रख दिया, है ना, मतलब कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, तो कोई एंगल ही नहीं बना रहा है मतलब आप क्या अप्लाई क्या करते हो, आप ये कहते हो ना कि टाउ इज इक्वल टू क्या कहते हो, एम बी, कैपिटल एम लेंगे, एम बी साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या, जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो। यानी कि इस केस में आपने कहा कि अगर हमारा बार मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग ही रखा गया है, कैसे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है ना, तो इन केस हमको जो टाउ मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो, दैट इज हमें मिनिमम, हमें क्या मिलेगा, मिनिमम टॉर्क मिलेगा, ठीक है, उस केस में हमें क्या मिलेगा, टॉर्क हमारा जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। नाउ केस नंबर 2 की अगर हम बात करें, सेम वही चीज़ें हैं, आदत आपकी इनको हो जानी चाहिए। आपने कहा क्या हो अगर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री, इट मीन्स अब हम क्या कह दें कि हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड थी और हमने इसमें जो अपना बार मैग्नेट है वो कुछ ऐसे रख दिया है ना, 90 डिग्री का एंगल बना करके, तो टाउ इज इक्वल टू क्या कहोगे, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, दैट इज एम बी। तो उस केस में आप क्या होगा, अब क्या कहोगे बच्चे कि हमें इस केस में जो टॉर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, ठीक है, अगर हमारा थीटा कैसा हो, 90 डिग्री पर हो, मतलब हमने बार मैग्नेट को ऐसे खड़ा खड़ा ऐसे रख दिया, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे रख दिया, समझ रहे हो, फील कर पा रहे हो ये सब सारी चीज़ें। चलो, तो ये 2 केसेस हैं, ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो अगर देखो, अगर ये सब बातें अगर आपको अगर समझ में आ रही है बच्चे, तो आपका इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, है ना, कि भाई देखो अब हमें क्या यहाँ से समझना है कि हमने, तो देखो चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना, यहाँ से हम अब बात करने वाले हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी की, मतलब कि हमने जो भी बार मैग्नेट रखा ना, तो वो उस बार मैग्नेट ने जो है कितनी एनर्जी एब्जॉर्व करी, कितनी एनर्जी स्टोर करी, हम इसकी बात करने वाले हैं। अब ये एनर्जी कैसे स्टोर होगा, तो देखो हो क्या रहा है कि उस बार मैग्नेट पर क्या हो रहा होगा, एक वर्क डन भी हो रहा होगा, वर्क डन हो रहा होगा ना, कैसे,
देखो इस चीज़ को समझते हैं। आपने कहा सर वर्क कैसे हो रहा होगा, तो आपने कहा सर हमारा जो बार था, हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा, हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी और हमने इसमें क्या रखा था, एक मैग्नेटिक हमने सॉरी हमने एक बार रखा था, हमने हाँ हाँ, हमने एक बार मैग्नेट रखा था। तो ये हमारा जो बार मैग्नेट है वो क्या कर रहा था, वो रोटेट कर रहा था। ठीक है, तो रोटेट करने का मतलब क्या है, देखो हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं क्या कि देखो, यानी कि ये जो रोटेट कर रहा था, इसकी जो रोटेशन थी, हमने कहा सर इस पर एक ऐसा फोर्स लगा, ठीक है, इस पर एक ऐसा फोर्स लगा, तो फोर्स करने की वजह से क्या हुआ, ये रोटेट किया। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक वर्क कर रहा है किसके अगेंस्ट, इस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट क्या कर रहा है, ये एक वर्क कर रहा है कि नहीं। मतलब ऐसे समझो कि ये फोर्स जो था, इस ये वाला जो फोर्स था, ये इस वाले फोर्स की वजह से ये मतलब ये वाला जो फोर्स था इस वाले पोल को इसके अलॉन्ग लाना चाहता था। इधर वाला जो पोल है ना, इधर वाले पोल पोल पर जो भी फोर्स लगा, ये इसको क्या करना चाहता था, ये इसको ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में लाना चाहता था। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क हो रहा है, फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क हो रहा है। तो उसी मतलब देखो, अगर वर्क हो रहा है तो वर्क ही हमारी किसके इक्विवेलेंट होती है, एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है। वर्क इक्विवेलेंट होती है किसके भाई, एनर्जी की होती है ना। तो वर्क की वजह से हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि कितनी एनर्जी जो है उस डाइपोल के पास, डाइपोल का मतलब क्या है कि हमारा जो भी ये अरेंजमेंट है इस डाइपोल के पास, उस वर्क डन के थ्रू है ना, उसने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है, या उसके पास एग्जैक्टली कितनी एनर्जी होगी, हम यहाँ से ये देखने वाले हैं। क्लियर है, आ रही बात समझ में। हेडिंग लगा लो क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लगा लिया हेडिंग, चलो देखते हैं इसे। देखो बच्चे, तो हेडिंग लगा लिया आपने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, वो यूनिफॉर्म है। देखो सिंपल सा है इसका डेफिनेशन है भाई, इसके पास एनर्जी कहाँ से आई, तो जो भी इसकी पोजीशन थी है ना, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर पोजीशन मतलब कि ये जो एनर्जी है ना वो थीटा पर डिपेंड करेगा, है ना, कि वो जो हमारा बार मैग्नेट है वो कैसे रखा गया है, इंपॉर्टेंट ये है। तो मतलब पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी आई, हम उसी को क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। अच्छा, तो हमें सिंपली भाई देखो, हमें हमें सिंपली एक फॉर्मूला पता है कि अगर हमने किसी एक मैग्नेटिक बार को हमने किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया है, तो क्या होगा, उस पर एक डाइपोल मतलब क्या होगा, उस पर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, क्रिएट होगा। अब वो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और हमने टॉर्क में हमने एक रिलेशन देखा, तो हमने ये साफ साफ हमने ये समझा पिछले वाले मतलब इसके पिछले वाले टॉपिक से हमने ये समझा कि हमें टाउ का एक फॉर्मूला मिला कि क्या मिला, एम बी साइन थीटा। इतनी बात समझो, है ना। ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। देखो अब मैंने आपको सारी बातें वही बता दी हैं कि ये जो आपका जो मतलब ये जो टॉर्क है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये जो है हमारे इस जो भी हमारा डाइपोल है वो क्या करेगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अच्छा, तो अब अलाइन तो हुआ नहीं, हुआ क्या, वो जस्ट रोटेट कर गया। क्या हुआ, बात समझो, वो क्या हो गया, जस्ट रोटेट कर गया ना। ठीक है, तो रोटेट कर गया मतलब अब वो जो रोटेशन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, मतलब कि कहीं ना कहीं वहां पर एक वर्क डन हुआ, तभी तो भाई वो रोटेट किया। अरे बात में, तो वर्क डन होने से वर्क डन होने की वजह से क्या हुआ, वो रोटेट कर गया। तो यानी कि हमने कहा भाई कि ये जो फोर्स था, यानी कि ये जो फोर्स ऐसे जो लग रहा था ना, हमने इस फोर्स के अगेंस्ट हमने क्या किया, वर्क किया। ठीक है, तो अब इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। मतलब वर्क जो हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, एज एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो देखो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बात समझना। हमने कहा कि ये जो हमारा जो टॉर्क है ना, दिस टॉर्क tends to ALIGN, okay, tends to align the dipole in the direction of लिख लिया ना, in the direction of फील्ड जो भी हमारा B है ना, क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जो है वो लाने की कोशिश करेगा। अच्छा, क्या हो गया, वो रोटेट हुआ। तो रोटेट होने का मतलब क्या है कि आखिर उसको रोटेशन कहाँ से मिला, तो हमने कहा सर कि वर्क डन है ना, क्या हुआ, एक वर्क डन हुआ, एक वर्क डन हुआ किस पर, इन ऐसे समझ लो कि वर्क डन ऑन डाइपोल है ना, रोटेटिंग डाइपोल,
रोटेटिंग, थोड़ा सा आप सेंटेंस बना लो, समझ में बात अगर आ गई हो आपको तो, वर्क डन ऑन रोटेटिंग डाइपोल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के हमने अगेंस्ट क्या किया, हमने वर्क डन किया। तो अब यही जो हमारा वर्क डन है ना, सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, अरे जल्दी जल्दी लिखो, मैग्नेटिक डाइपोल एज पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। मतलब यही जो हमारी वर्क डन है ना, वो डाइपोल में एज अ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर हम यहाँ से ये देखें कि सर एग्जैक्टली अगर मान लो कि अगर हम एक छोटे से, अगर हम देखो, हम ऐसा समझो, हमने कहा सर ये हमारे पास जो भी कंडीशन थी, हमने कहा कि सर ये जो भी हमारे मतलब सॉरी ये जो भी हमारा डाइपोल जो इस तरीके से जो भी रखा हुआ था, है ना, तो मतलब हमने कहा सर ये क्या किया, बात समझो, ये हल्का सा, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही थोड़ा सा ये रोटेट हुआ, तो थोड़ा सा रोटेट होगा तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा वर्क डन मिलेगा। तो थोड़े से वर्क डन को मैंने आपको बताया था कि हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी डब्ल्यू से। आगे बात समझ में याद आया, डी डब्ल्यू बहुत ही छोटा सा आपको वर्क डन मिला। क्यों, देखो हम ये पूरा अभी एग्जैक्टली पूरा नहीं निकाल सकते, मैंने आपको बताया था कि पूरा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप छोटा 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 हर बार डी थीटा डी थीटा डी थीटा लो, उसको घुमाते जाओ, या अगर आपको एक ही बार निकालना है तो उस पूरे डी थीटा का क्या कर दो, आप इंटीग्रेशन कर दो। हाँ, तो हमने कहा सर अगर हम बहुत ही हल्का सा अगर घुमा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, बहुत ही हल्की से हमें क्या मिलेगी, वर्क डन मिलेगी, बस समझना। तो हमने कहा कि सर फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर, तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे मिली, फॉर स्मॉल रोटेशन, ओके, दैट इज, हम ये कह रहे हैं कि हमने डी थीटा रोटेट किया, तो डी थीटा रोटेट किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डी डब्ल्यू। अच्छा, ये जो डी डब्ल्यू होगा वो होगा किसके, तो मतलब टाउ, मतलब जो भी आपका टॉर्क है, इनटू आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। वहां पर देखो हम बात करते, ठीक है, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते थे, तो अब यहाँ पे आप रोटेट करा रहे हो ना, बात समझना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रोटेट करा रहे हो ना, तो रोटेट के मतलब हमने कहा सर टाउ इंटू डी थीटा, कि हमने थोड़ा सा हमने रोटेट किया, हमने बहुत ही छोटा रोटेट किया, ठीक है, टाउ इंटू डी थीटा। तो अच्छा, टाउ की देखो, टाउ की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, ये तरीका होना चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आप क्या कहोगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या कहोगे, एम बी साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि आपको इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, साइन थीटा का, और मैंने आपको कई बार साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताया है माइनस का कॉस थीटा। देखो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा होता है। कई बच्चे देखो, अगर आपने मैथ की, अगर आप मेरे इस वाले वीडियो पर हो तो आपको ये पता होगा कि साइन थीटा का जब आप क्या करते थे, एक मिनट रुको, साइन थीटा का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, जिसको हम कहते थे डी डी थीटा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहते थे कॉस थीटा। लेकिन अगर हम साइन थीटा का अगर बच्चे अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, साइन थीटा डी थीटा का अगर हम साइन थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम कहेंगे क्या, माइनस का कॉस थीटा, ये होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, ये होता था, है ना, जिस तरीके से आप जब कॉस थीटा का जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो आप क्या कहते थे सर, माइनस का साइन थीटा कहते थे ना। तो सिमिलरली जस्ट अपोजिट होता है, तो याद रखना कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या, माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, चलो इतनी बातें आपने लिख ली होंगी आई होप। अभी इंटीग्रेशन वाले हम लोग चैप्टर पर पहुंचते हैं, बहुत ही जल्दी पहुंचते हैं इस चीज़ को खत्म करके। तो हमने कहा सर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, तो हमने कहा सर ये तो हमें बहुत ही छोटा सा हमें वर्क डन मिला है ना, डी डब्ल्यू डी थीटा की वजह से हमें बहुत ही छोटा सा वर्क डन मिला। अगर हमें टोटल अगर हमें वर्क डन मिलाना होगा, करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम मान लो हम थीटा 1 से थीटा 2 तक चले जाएंगे, समझ रहे हो। हमने कहा सर हम कहाँ से कहाँ तक चले जाएं, हम थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक चले जाएं, है ना। मान लो हमारा थीटा 1 हमारा जो इनिशियल कंडीशन था, थीटा 2 हमारा जो है वो फाइनल कंडीशन है। ओके, तो क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम टोटल वर्क डन निकालने वाले हैं, है ना, टोटल वर्क डन in rotating the dipole from theta is equal to theta 1 to
थीटा इज इक्वल टू थीटा टू। ठीक है, हम थीटा वन से कहाँ तक जाने वाले हैं, थीटा टू तक जाने वाले हैं। ओके, तो सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक कंप्लीट वर्क डन मिलेगा, पूरा का पूरा वर्क डन मिलेगा। दैट इज हमको कहेंगे डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू की वैल्यू देखो क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन किसका करोगे, क्योंकि डी थीटा किसका है, डी थीटा है, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन भी साइन थीटा का करोगे। तो इस एम बी को बाहर निकाल दो, क्या हो जाएगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं लिमिट की, कहाँ से कहाँ तक भाई, थीटा वन से थीटा टू ना, थीटा वन से लेकर के थीटा टू तक, थीटा वन से लेकर के थीटा टू तक। तो क्या हो जाएगा, ये आपका एम बी बाहर निकल गया, क्या बचा आपके अंदर, मतलब ये इस इंटीग्रेशन के अंदर साइन थीटा डी थीटा। मैंने आपको बताया साइन थीटा डी थीटा का, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा। सो फाइनली आपको डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिलते को मिलेगा, एम बी माइनस का कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, लिमिट थीटा वन टू थीटा टू। मैंने आपको लिमिट भी लगाना बताया है, तो सबसे पहले आप यहाँ से माइनस बाहर लगा लो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एम बी। अब देखो लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह एक बार क्या रखेंगे, अपर लिमिट, दैट इज कॉस थीटा टू, माइनस लोअर लिमिट, अब थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा वन, तो कॉस थीटा वन, है ना। ये आपका जो है वो एक फॉर्मूला मिलेगा, माइनस का एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अब बात समझो, आपने कहा देखो यहां पे, अब ये जो हमारी जो W होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी को मान लो हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर U से बचे, है ना, U इज इक्वल टू, तो फाइनली U इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का एम बी और कॉस थीटा टू माइनस का कॉस थीटा वन। ठीक है, ये आपको फाइनल U मिलेगा, है ना। मतलब पर्टिकुलर किसी थीटा से किसी थीटा तक अगर आप जा रहे हो तो आपकी जो उस डाइपोल की जो भी एनर्जी होगी वो इतनी होगी। ओके, अच्छा, क्या हो कि मान लो हमने ये कहा, सपोज करो, सपोज करते हैं थोड़ा सा, सारा का सारा इमेजिन वाला ये तो है। हमने कहा क्या हो अगर हमारा स्टार्टिंग में हमारा ये जो डाइपोल हो वो कैसे हो, 90 डिग्री पर हो, मतलब आपका जो थीटा वन हो गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इनिशियली आपने कहा सर हमारा जो थीटा वन हो गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब हम 90 डिग्री से हम कहीं और जा रहे हैं, स्पेशली हमने कहा कि हमारा जो थीटा टू है वो मान लो कोई भी एक एंगल हो सकता है, कोई भी एक एंगल, है ना। हम 90 डिग्री से कहीं और जा रहे हैं, तो उस केस में देखो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि व्हेन, ये हम कंसिडर कर लें कि हमारा जो इनिशियल जो एंगल था दैट इज थीटा जो वन था वो क्या था, मान लो 90 डिग्री था। हम इनिशियली कैसे थे, 90 डिग्री पर थे। हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं ना, कि हमने कहा सर इनिशियली हम 90 डिग्री पर थे, और अब हम थीटा टू कहाँ चले गए, किसी भी एक एंगल पर ये चले गए, ये हमारा थीटा कोई भी एक एंगल है। तो उस केस में जब आप यहाँ पर ये रखोगे बच्चे क्या, कॉस थीटा वन दैट इज 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना। तो फाइनली आपको ये देखो क्या मिलेगा, U इज इक्वल टू, देखो आपको क्या मिलेगा, माइनस का एम बी कॉस थीटा, क्या मिलेगा, माइनस का एम बी। देखो बात समझो, इस कॉस थीटा वन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज कॉस थीटा वन दैट इज 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म खत्म। तो क्या बचा, माइनस का एम बी कॉस थीटा टू, और थीटा टू को हमने क्या माना, कोई भी एक एंगल है, इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही, इतनी बातें पहले जल्दी से नोट डाउन कर लो, कर लिया, नोट डाउन कर लिया। देखो अच्छा नीचे जगह है थोड़ा सा, ठीक है। तो अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ कि आपकी जो एनर्जी है वो एक कैसी मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। तो आपकी ये कैसी क्वांटिटी है, आपकी एक एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, तो आप कहते थे सर कि अगर मेरे पास ए और डॉट बी, है ना, कॉस थीटा होता था, तो आप इसको क्या लिखते थे, आप उसको लिखते थे क्या, आप उसको ये लिखते थे ए डॉट बी, सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा कर दिए। देखो आपके पास अगर ये होता था क्या, ए डॉट बी, क्या कर रहे हैं, ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा को आप क्या लिखते थे, आप लिखते थे ए डॉट बी, है ना, डॉट प्रोडक्ट, याद आया डॉट प्रोडक्ट। तो ये वही सेम वही है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। आगे बात समझ में, तो u को आप कैसे लिखोगे, u इज इक्वल टू, अगर आप इसको एक मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखोगे डॉट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि m डॉट b, ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो कॉस थीटा आता है तो कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट कर दो, अगर साइन थीटा आता है तो क्या कर दिया हमने, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। ये तो रूल है बेसिक सा जो मैंने आपको बताया अभी इसके पहले, कि अगर ए बी साइन थीटा आता है तो ए क्रॉस बी करेंगे, अगर मान लो ए बी कॉस थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट लेते थे, यही तो है ना। तो ये आपने इस तरीके से बता दिया ना। अब हम इसके सेम वही हम तीन स्पेशल इसके कंडीशंस देखते हैं, तीन स्पेशल कंडीशन देखेंगे, ठीक है ना। देखो इतनी चीजें जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, कर लिया, चलो
देखो बच्चे, जैसे मैंने आपको जब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब मैंने आपसे कहा था कि पर्टिकुलर एक पोजीशन की वजह से, मैंने आपको एक वर्ड लिखा था ना, सबसे पहला वाला स्टेटमेंट देखो क्या हुआ था कि इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द डाइपोल ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा क्या हो सर, अगर हमारा जो डाइपोल हो वो इसी डायरेक्शन में हो, ऐसे ही रख दिया गया हो, इट मीन्स ये थीटा इज इक्वल टू कैसे बना रहा हो, 0 डिग्री बना रहा हो, है ना। तो फर्स्ट हमने केस क्या लिया कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 डिग्री हो। तो 0 डिग्री हो तो आपने फॉर्मूला अभी आपने देखा क्या कि u इज इक्वल टू क्या था आपके पास, माइनस का mb और cos थीटा। तो cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, दैट इज u इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस का mb। और यानी कि इस केस में हम ये कहेंगे कि हमारी जो माइनस की ये जो mb आई है, ये हमारी सबसे क्या है, मतलब हमें मिनिमम एनर्जी मिलेगी। और मिनिमम एनर्जी का मतलब देखो, अगर आपके पास एनर्जी कम है तो आप ज़्यादा स्टेबल हो, है ना। एनर्जी अगर आपके पास कम है तो आप ज़्यादा स्टेबल हो, भाई एनर्जी ज़्यादा है, कूदोगे उछलोगे इधर उधर जाओगे, इधर उधर की बातें करोगे। एनर्जी कम हो गई, है ना, मस्त एक जगह पड़े रहोगे, मतलब स्टेबल रहोगे, ठीक है। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, क्या होगी, मिनिमम होगी। सो हमारा ये जो डाइपोल होगा ना, ये जो अरेंजमेंट है ना, डाइपोल जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। याद रखना है वर्ड क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके, है ना। तो अगर आपके पास एनर्जी देखो माइनस है, मतलब सब बहुत कम एनर्जी है, तो बहुत कम एनर्जी दैट मीन्स आप स्टेबल होगे, सुस्त पड़े रहोगे, ठीक है, स्टेबल हो गए आप, है ना। चलो नाउ केस नंबर अगर हम 2 की देखो अगर बात कर ले, सेकेंड केस देखो क्या हो सकता है कि अगर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू हमारा अगर 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में आप क्या कहोगे, आप उस केस में कहोगे कि हमारी जो u इज इक्वल टू जो फॉर्मूला लगाओगे, है ना, mb cos थीटा। तो cos थीटा दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू मतलब 90, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। इट मीन्स आपको जो u मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, कोई भी एनर्जी नहीं होगी आपके पास, ठीक है। मतलब देखो ये हमारी एनर्जी माइनस में है, समझ जाओ ये, और ये 0 है, तो ये तो सबसे ज्यादा कम हुई ना, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं स्टेबल। अच्छा एक और कंडीशन देख लेते हैं, थर्ड कंडीशन जल्दी से देख लेते हैं, क्या हो कि जब थीटा इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री हो, मतलब आपने कहा कि हमारे पास जो डाइपोल था ऐसे था, अब हम इसको कुछ ऐसे घुमा रहे हैं इस तरीके से इधर, और घुमाते जो है इसको जो है ऐसे ले आए, मतलब ऐसे रख दिए, समझ रहे हो, इस तरीके से। अब देखो ये कितना एंगल बना रहा है, जस्ट अपोजिट एक्शन में है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। तो इस केस में देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू आप क्या लगाओगे, देखो कॉस आप करोगे ना कॉस 180, ठीक है। तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1, कितना होता है, माइनस 1। कैसे, मैंने आपको कई बार ये बताया है। तो क्या रख दोगे, कॉस 180 दैट इज ये हो जाएगा प्लस का mb, क्या हो जाएगा, प्लस का mb। तो प्लस का mb मतलब आपके पास एनर्जी बहुत ज्यादा, प्लस का mb का मतलब क्या, एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आप कहोगे कि हमारी जो डाइपोल होगी, है ना, वो कैसी होगी, वो हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। हमारी जो डाइपोल होगी वो कैसी होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, है ना। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये ऐसे करके बोल सकता है कि क्या है ये, एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो। तो ये आप ऐसे बता सकते हो कि हाँ भाई, पहले आपको उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लाना पड़ेगा, और उसके बाद आप ये स्टेबल और अनस्टेबल वाला कॉन्सेप्ट भी आप बता सकते हो। क्लियर है इतनी बातें, चलो इतनी बात आपको समझ में आई, ये बातें जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। देखो बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी जो है वो थोड़ा सा एक एनालॉजी बताता है। एनालॉजी कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा ये देखने वाले हैं, है ना, कि हम जो फिजिकल क्वांटिटी हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए यूज़ करते थे फर्स्ट चैप्टर, उसी चीज़ को हम मैग्नेटिज्म में कैसे यूज़ करने वाले हैं। ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपसे कहा था, ठीक है, हमने एक फॉर्मूला देखा था m इज इक्वल टू आई इंटू ए, है ना। ये कहाँ से आया था किसी को नहीं पता। तो अब आपको यहाँ से ये चीज़ पता चलेगी ना कि एग्जैक्टली ये जो m इज इक्वल टू आई इंटू ए है, ये कहाँ से आया था, ठीक है। ये हमने कंपैरिजन करके लाया है, याद रखना, ठीक है। कैसे, अब देखो आपको यहाँ से ये चीज़ पता चलने वाली है, और ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछता है। कैसे पूछता है, बट उसके पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एक एनालॉगी देखते हैं कि एनालॉगी का मतलब क्या। मैंने आपको बताया कि जो टर्म हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज़ करते हैं, है ना, किस तरीके से जो हम रिप्रेजेंट करते थे, सेम उसी चीज़ को हम मैग्नेटिज्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये चीज़ देखने वाले। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फ्री कांस्टेंट, है ना, फ्री स्पेस कांस्टेंट की बात करते हैं। फ्री स्पेस कांस्टेंट याद है, फ्री स्पेस कांस्टेंट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या लेते थे, हम लेते थे एप्सिलॉन 0, जिसको हम कहते थे 1/एप्सिलॉन 0, और सेम उसी चीज़ को मैग्नेटिज्म में हम क्या लेते हैं, म्यू नॉट,
क्लियर है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें अपने डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे लेते थे, पी से रिप्रेजेंट करते थे, याद आया। और उसी चीज को हम मैग्नेटिज्म में अभी आपने पढ़ा कि डाइपोल मोमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहीं पे ये एम का सारा कॉन्सेप्ट आएगा, देखो अभी समझना, ठीक है। चलो नाउ हम बात करते हैं कि अगर हमने बात करें कि हमारे पास अगर एक्सियल फील्ड के थ्रू, है ना, एक्सियल फील्ड के थ्रू हम ये कहते थे ना कि एक्सियल फील्ड में हम जो ई निकालते थे वो कितना आता था, याद करो, 1/4πε0 और 2p/r³। सिमिलरली आप याद करो, आपको याद होगा ये चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर, ये एक मिनट, लेक्चर नंबर आपका 4 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने बात करी थी मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप, याद आया। हम ये जो ऐसे लिए थे, आप ये देखो, आपको थोड़ा सा याद आएगा, तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है ना। उस केस की हम बात करें, थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में देखो हमें फॉर्मूला जो मिला था वो क्या मिला था बच्चे, हमें ये मिला था μ0/4π और 2NIA/x³। x³ यहाँ पर शायद हमने x³ लिया हो या फिर यहाँ पे हमने r³ लिया हो, आप ये थोड़ा सा देख लेना। r³ और x³ का मतलब क्या है कि हम वो क्या लेते हैं, हम ये उनकी डिस्टेंस लेते हैं ना, कि वो जो है एग्जैक्टली वो कितने डिस्टेंस पर है, a³ या r³, जो भी हो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेना कि मैंने यहाँ पे a³ लिया है या r³ लिया, ठीक है। ओके, तो ये था, ठीक है ना। इसके एनालॉगी हम ये लिखेंगे, सेम वही चीज़ है, यहाँ पर भी r³ है, यहाँ पर भी आप चाहो तो आप यहाँ पे r³ ले लो, आपकी जो भी मर्जी हो, ठीक है। अच्छा, ये हमने एक्सियल फील्ड की बात हमने करी थी। फिर हमने कहा क्या कि जो हमारा टॉर्क होगा, टॉर्क इन एक्सटर्नल फील्ड, तो यहाँ पे हमने कहा सर P इंटू ई, हमने ये कहा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने कहा M इंटू M क्रॉस B, हमने ये कहा, ये तो कहा था, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की देखो हमने बात करी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे क्या कहा था, हमने कहा था माइनस का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटू जो भी उसकी इंटेंसिटी है। और यहाँ पे अभी हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या, माइनस का M और क्रॉस B, सॉरी डॉट होगा, डॉट B, बोलो ये तो पढ़ा, ठीक है। यहाँ से ये बात आपको समझ में आ रही है, देखो। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे उठता है ना, हमने सर जो वो पढ़ा था ना क्या, M = NIA। तो कुछ बच्चे जो समझदार होंगे ना वो थोड़ा सा समझ रहे होंगे, अभी बात समझ में आई। देखो यहाँ से अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कैसे पूछता है, ठीक है। देखो इसको समझते हैं, इतनी बातें पहले आप जल्दी से नोट डाउन करो। कर लिया कि आपका एनालॉगी है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल का, जो भी टर्म यूज कर रहे हैं हमने उनको हमने एक साथ हमने देख लिया, एनसीईआरटी भी इस तरीके से कुछ बताता है, तो जल्दी से आप चीज़ को जल्दी से नोट डाउन कर लो। कर लिया, देखो ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हो। देखो बात करते हैं सर ये चीज़ NIA वाला, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा। देखो बच्चे, नाउ हम बात करते हैं करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा मतलब समझते हैं। हमने कहा कि मेरे पास जो है हमें एक करंट की लूप बनानी, मतलब आपने कहा सर मेरे पास एक सॉफ्ट रॉड आयरन थी और हमने उसकी थ्रेडिंग कर दी, मतलब हमने उसके चारों तरफ क्या कर दिया, हमने जो है वायर को रैप कर दिया, ठीक है, ऐसा समझो, है ना, ठीक है। या फिर कैसे भी आप बना लो, ठीक है। मतलब आपने कहा सर मेरे पास एक जो है हमने एक वायर का हमने क्या कर दिया, हमने लूप ले लिया, ढेर सारा हमने लूप बना लिया। तो लूप बना लिया, तो देखो अब उस लूप के आपके जो है दो सरफेसेस होंगी, एक तो आपका ये वाला फेस होगा जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, एक आपका नीचे वाला ये वाला फेस होगा, है ना। दो फेस होंगे, एक नीचे की तरफ वाला और एक ऊपर की तरफ वाला होगा। आ रही मेरी बात समझने, एक नीचे की तरफ और एक ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ऐसे दो फेसेस होंगे। तो हमें ये यहाँ पे बताना है बच्चे कि ये जो दो फेसेस आपकी जो बनी है, बात समझना, ये जो दो फेसेस आपकी जो बनी है ना, कोई भी आपने एक लूप बनाया है, ठीक है, आपने एक सर्कुलर लूप बनाया है और आपने कहा सर एक देखो, एक ऊपर वाला सरफेस है, एक नीचे वाला सरफेस। तो आपको ये बताना है कि ये जो लूप बना है ये एक्ट करेगा एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। कैसे समझे, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। तो मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या है कि भाई जिसके पास नॉर्थ पोल होना चाहिए और साउथ पोल होना चाहिए। अगर हम ये दिखा दें कि हाँ ठीक है, ये जो हमारा लूप बना है इसके पास एक नॉर्थ पोल है, इसके पास एक साउथ पोल है, तो हम बता सकते हैं हाँ भाई हमारा जो करंट लूप है वो एक्ट कर रहा है एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की तरह।
ठीक है। और यहाँ से हम फिर मैग्नेटिक डाइपोल का हम फिर फॉर्मूला भी लाते हैं, क्या, m इज इक्वल टू एन आई ए। एन का मतलब आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है कि आपने कितना टर्न किया है। तो अब ये चीज़ एग्जैक्टली हम ये समझने वाले हैं ना कि हमने वहाँ पे जो हमने जो आपसे बोला था ना कि आपको ये एज एक याद रख लेना है, m इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो अब ये चीज़ कहाँ से आया, हम इसकी थोड़ी सी डिस्कवरी करने वाले हैं। आ रही बात समझ में, क्लियर है, ये चीज़ कहाँ से आया, हम ये थोड़ा सा देखने वाले हैं कि ये चीज़ एग्जैक्टली कहाँ से आया। देखो ठीक है ना, तो आप फिलहाल ऐसे समझो कि आपके पास कोई भी एक लूप होगा और आप ये बताना चाहते हो, आप यहाँ से ये इसको बताना चाहते हो, है ना, कि इसका जो टॉप वाला जो सरफेस होगा वो आपके किसी एक पोल को रिप्रेजेंट करेगा। वो डिपेंड करता है कि आप उसमें करंट कैसे फ्लो करा रहे हो। और इसका जो एक जो सरफेस है, एक जो फेस है वो नीचे की तरफ है, तो नीचे वाला फेस भी क्या करेगा, एक जो है पोल को रिप्रेजेंट करेगा, या तो साउथ पोल या तो नॉर्थ पोल। अगर हम ये बता दें तो हम बता सकते हैं। देखो इसका आंसर भी आपको जो है उसी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 4 में मिलेगा, है ना। जो हमने क्लॉक रूल का हमने जो यूज़ किया है ना, क्लॉक रूल याद करो, थोड़ा सा देखो आप उसको जा करके, तो आपको उसमें भी इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या है, सारी चीज़ें भूल गए हो, कोई बात नहीं, सबसे फिर से देखते हैं और इसको हम एग्जैक्टली कैसे प्रूव कर सकते हैं, है ना। देखो तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि हमें क्या दिखाना, हमें करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की तरह हमें ये ट्रीट कराना है, तो हमें एम का फॉर्मूला लाना पड़ेगा। एम का फॉर्मूला कौन सा है, NIA वाला लाना पड़ेगा। तो हमें एक फॉर्मूला याद है, क्या हमने कहा था, याद करो, वही अपने लेक्चर नंबर 4 वाले से हमने ये कहा था कि जब हम ये बात करते थे सर, क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस x, और मान लो हम वो x कितना ले रहे हैं, मतलब हम वो डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं, x ले रहे हैं। देखो ये आपका जो लेक्चर नंबर है ना, 1 मिनट बताते हैं, रुको। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूँ ना, हाँ ठीक है, लेक्चर नंबर आपका जो 4 है, तो आपने कहा कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, है ना, पर्टिकुलर किसी सर्कुलर वायर के लिए, याद आया, किसी सर्कुलर वायर के लिए, है ना, डिस्टेंस हम वहाँ पे क्या लेते थे, x लिए थे, या जो भी आपने a लिया हो, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ रेडियस, जिसकी हमने रेडियस क्या ली थी, a ली थी, ऑफ रेडियस a, ओके ठीक है, रेडियस a, ठीक है। तो देखो हमने वहां से एक फॉर्मूला देखा था, क्या हमने ये फॉर्मूला देखा था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन ए, सेम वही चीज अभी मैंने जो आपको बताया, अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। ये मान लो, आप इसको फर्स्ट मान लो, ये फॉर्मूला मिला था ना, याद करो, जो सर्कुलर लूप वाला जो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने निकाला था, ठीक है, ये हमने निकाला था जो, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला की इसका भी याद है क्या, ठीक है, क्या, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at an axial point lying far away from it। भाई डाइपोल वाला याद करो, तो उस केस में हमने क्या कहा था कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2p अपॉन r क्यूब, ये हमने कहा था इक्वेशन नंबर 6 फर्स्ट चैप्टर का, ये हमारा टॉपिक है। अच्छा, तो यहां पे आप ये देख रहे हो ना कि देखो म्यू आपका एज अ इक्विवेलेंट हो गया, ये आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आपके इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की। अब यहां से बात समझना, यहां से आप थोड़ी सी बात समझना, देखो आपका ये जो डिस्टेंस है 2 पाई तो ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इस कांस्टेंट को हम रहने देते हैं। एक्स क्यूब, यहाँ पर भी आपका क्या है, आर क्यूब, दैट इज हमने वहां पे मान लो हमने एक्स लिया हो, यहाँ पे हमने आर लिया हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपने जो भी लेकर के किया हो, आप ये देख लेना क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये देखो बच्चे कि आपकी एक मिनट, हाँ ठीक है, अगर हम इसको जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की अगर हम इसको इक्विवेलेंट बना लेते, तो देखो हम ऐसे कह सकते हैं क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो हमारा फॉर्मूला था इंटू 2NIA अपॉन एक्स क्यूब,
ठीक है। अगर हम इसको इसके अगर बना सकते हैं, मतलब हमने ऊपर नीचे हमने क्या किया, टू का मल्टीप्लाई कर दिया तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया और फिर आई अपॉन एक्स क्यूब हो गया। अब देखो ये आपका देखो इसके इक्विवेलेंट है, ये 2 से ये 2 भी मतलब आपका ये कांस्टेंट है, ये आर क्यूब। अब बचा क्या, एन आई ए। तो ये जो एन आई ए होगा बच्चे वो देखो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो होगा आपके पी के, है ना। तो आपने कहा सर हमारा ये जो पी है वो एन आई ए की इक्विवेलेंट है, और हमने पी को मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, एम से। तो क्या हम इस पूरे टर्म को एम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? आज बस में यही करना है, हम कहेंगे बाई कंपेयरिंग, है ना। हमने कहा सर बाई कंपेयरिंग, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, आपको बस 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, 2 फॉर्मूले की बेसिस पे आप ये तुरंत बहुत ही आसानी से बता सकते हो। तो बाई कंपेयरिंग फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो आपको देखो क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा ना क्या कि m इज इक्वल टू एन आई ए, बोलो यही तो मिलेगा। अगर हम नंबर ऑफ एन यहाँ पे हमारा जो n है वो क्या शो करता है, नंबर ऑफ लूप, कितनी बार टर्निंग जो है वो करी गई है, कितनी बार थ्रेडिंग करी गई है, ठीक है। तो ये जो m इज इक्वल टू एन आई है वो यहाँ से आपको मिला है, कंपैरिजन करके मिला है, ठीक है ना। चलो यही बात आपको समझ में आ रही है। तो आप यहाँ से आप ये बता, मतलब कि आपने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा कोई भी अगर एक सर्कुलर करंट लूप होगा तो वो कैसा ट्रीट करेगा, एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। मैग्नेटिक डाइपोल की तरह क्या कर रहा है, देखो ट्रीट कर रहा है। सो फाइनली आप यहाँ से ये बता सकते हो क्या कि सर्कुलर करंट लूप behaves as मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, और उसकी एक मोमेंट भी होगी, दैट इज m इज इक्वल टू एन आई ए। अब देखो अगर हम बात करें सर, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये जो m है ना, इस m की सर डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की सर डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो हमने लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था, हमने क्लॉक रूल के बारे में केवल पढ़ा था, वहां से हमने राइट हैंड रूल के बारे में नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे हम या तो आप क्लॉक रूल के थ्रू आप डायरेक्शन बताओ, मतलब डायरेक्शन देखो यहाँ से हम बात करने वाले हैं m के डायरेक्शन की बात करने वाले हैं। तो अब अगर हम m की अगर हम डायरेक्शन बता दें तो उसके बेसिस पे हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा जो लूप होगा, मतलब मान लो हमने कहा कि हमने ऐसा समझते हैं, बात समझना थोड़ी सी, हमने कहा सर मान लो मेरे पास ये एक लूप हमने बनाया, ठीक है, इस तरीके से वायर को लपेट करके हमने एक लूप बनाया, और मान लो कि इस डायरेक्शन में हमने जो है वो करंट को फ्लो कराया, आई हमारी जो है वो ऐसे चल रही है, ठीक है। तो मैंने आपको क्लॉक रूल बताया था, क्लॉक रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया था कि देखो जैसे आपने कहा सर ये वाला फेज जो है आपके सामने है, और एक और फेस है जो आपसे जस्ट आपके मतलब इस वाले फेस के जस्ट अपोजिट है, जिसको आप नहीं देख पा रहे हो। तो आप सर पोल डिसाइड कैसे करते थे कि कौन सा जो फेस होगा कौन सा पोल होगा, मतलब ऊपर वाला जो टॉप वाला फेस है वो नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, बॉटम वाला जो फेस है वो नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा। ध्यान समझना मेरी बात, ध्यान समझना। तो मैंने आपको बताया था बच्चे कि जिस फेस में अगर आप जिस फेस को देख रहे हो, ठीक है, और उस फेस में आपको ये लग रहा है कि मतलब आपके जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, सपोज करो जैसे इस वाले में है ना, हमने कहा सर इसमें हमारी जो देखो करंट की डायरेक्शन वो देखो कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो जिस फेस में आपको करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है उस फेस को हम लोग मानते हैं नॉर्थ पोल। कौन सा पोल मानते हैं, नॉर्थ पोल। यानी कि ये जो आपका जो टॉप वाला ये जो आपको जो सरफेस जो नजर आ रहा है ना, जिसमें आपको करंट कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है, तो आप इस वाले सरफेस को कहोगे सर हमारा ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये तो मैंने बताया था देखो। अच्छा अब इसके अपोजिट वाले फेस को, इसका जो अपोजिट वाला जो फेस है उसको आप क्या कहोगे, आप इसको कहोगे साउथ पोल। समझ गए, क्या कहोगे, साउथ पोल कहोगे, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली क्लॉक रूल की। क्लॉक रूल जिसको आप ऐसे भी कुछ समझते थे कि मान लो सर हमने कहा ये हमारी जो है एक लूप है ना, और मतलब हमने सर कहा कि अगर हम करंट को जो अगर हम इस डायरेक्शन में अगर फ्लो करा दें, ऐसे फ्लो करा दें, ऐसे अगर फ्लो करा दें, तो ये देखो ये आपकी कैसे फ्लो कर रही है, आपकी क्लॉक वाइज फ्लो कर रही है। तो क्लॉक वाइज फ्लो का मतलब कि आपका ये जो आपको जो सामने की तरफ आपको जो फेस नजर आ रहा है, ठीक है, वो आपको कैसे नजर आ रहा है, वो आपका यानी कि ये वाला जो फेस होगा तो ये आपका होगा साउथ पोल। कैसा होगा भाई, साउथ पोल होगा, देखो ऐसे, ठीक है, साउथ पोल होगा। अच्छा सिमिलरली इसके जस्ट अपोजिट मान लो हमने कहा था मेरे पास ये एक लूप था, ठीक है, उसमें हमारी जो करंट है वो कुछ ऐसे चल रही थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही थी, है ना। तो हम इसमें कुछ ऐसे बनाते थे, ये है ना, ये हमारी नॉर्थ पोल, ये, ठीक है। तो यानी कि इस केस में
टॉप वाला जो आपका फेस होगा वो साउथ पोल और बॉटम वाला जो फेस होगा वो नॉर्थ पोल। आ रही बात सुनिए, जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे पास ये एक हमने इसके चारों तरफ हमने क्या कर दी, हमने इसके चारों तरफ में इसकी थ्रेडिंग कर दी, मतलब इसके चारों तरफ हमने इसके वायर लपेट दिए। अब डिपेंड करता है कि करंट जो है वो इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रही है, इधर से इधर की तरफ। बात समझना, अगर करंट मान लो इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक, देखो ऐसे समझो, ऐसे है ना, तो आपको इसका ये वाला एक फेस नजर आया, ये फेस मान लो आपका कोई मित्र नीचे ऐसे सोया हुआ है ना, तो आप जो है मतलब आप ऊपर की तरफ आपका ये वाला फेस नजर आ रहा है, ये वाला। तो आपने कहा सर करंट जो हमारी वो ऐसे चल रही है, कैसे, ऐसे। तो देखो ऐसे चलने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर है बच्चे तो आप कहोगे सर आपकी तरफ जो फेस है ना वो साउथ फेस है। बात समझ गए, ये वाला जो फेस है ना, ये आप ये जो देखो अब ऐसा नजर आ रहा है, केवल वापस आपको केवल फेस ही नजर आ रहा है ना, तो ये जो फेस है ये आपका एक साउथ फेस है, ठीक है, मतलब साउथ पोल है, सॉरी साउथ पोल है। और आपके दोस्त की तरफ ये वाला जो मुंह है ना वो आपका कैसा होगा, एक नॉर्थ पोल होगा। कब, जब आपकी करंट कैसी हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, है ना। आगे बात सुनिए, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा नहीं सर अगर ऐसे चल रहा हो तो क्या हो जाएगा, देखो आगे बात सुनिए, तो अगर इस तरीके से चल रहा हो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में कहोगे कि सर ये अब हमारे ये वाला जो फेस है वो एक्ट करेगा एज अ नॉर्थ पोल की तरह और ये एक्ट करेगा एज अ साउथ पोल की तरह। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल इट मीन्स हमारा जो अगर एक जो हमारा जो करंट लूप हो गया वो कैसा एक ट्रीट कर रहा है, एज एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट कर रहा है। ये हमने बात कर ली साउथ पोल और नॉर्थ पोल की, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं सो सर्कुलर करंट लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, और हम इसको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल या क्लॉक रूल के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर यहाँ से हम इस एम की जो डायरेक्शन है वो कैसे डिफाइन करें, इतनी बातें पहले आप जल्दी से बना लो, इतनी बातें जल्दी से आप बना लिया। देखो जी राइट हैंड थंब रूल की बात कर लेते हैं हम। ये राइट हैंड थंब रूल अब हम किसके लिए, यानी कि हम ये अब जो यूज करें ना, राइट हैंड थंब रूल तो हमने बहुत सारे पर्पज के लिए हमने यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें फॉर डायरेक्शन ऑफ एम की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। देखो ये कहता है कि इफ वी कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर मान लो मेरे पास ये कोई एक लूप था, ठीक है, ऐसे आपको एक लूप दिख रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये कोई एक लूप दिख रहा है। सपोज करो ये है, देखो इसी को आप थोड़ा सा बड़ा सोचो, इसी को आप थोड़ा सा बड़ा देखो, तो आपको ये केवल ये नजर आ रहा है, दैट इज, है ना, ये केवल आपको ये चीज नजर आ रहा है, ठीक है, दैट इज ये चीज है, इसका ये एक फेस है, ये इसका एक दूसरा फेस है, ठीक है। अब बात समझना, तो हमने कहा कि अगर हम क्या कर लें, इफ वी कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ लूप, मान लो सपोज करो कि हमारी जो सर करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो देखो हमें राइट हैंड के अपने इस कर्ल यानी कि इस फिंगर को कैसे कर्ल करना है, कैसे मोड़ना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो हो रही है, ऐसे, मतलब कि देखो ऐसे, तो इस तरीके से मोड़ दिया गया, ऐसे ही तो मोड़ेंगे ना, ऐसे मोड़ेंगे ना। तो क्या कहता है, द एक्सटेंडेड थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो हमारा ये जो थंब है, देखो हमने ऐसे मोड़ा तो थंब ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ चला जा रहा है। तो हम इस केस में कहेंगे कि हमारी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। और आपने कहा सर देखो ये जिस फेज में हमें मतलब ये हमारा ये देखो ये हमें कैसा नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कहोगे सर हमारा ये है नॉर्थ पोल, है ना, एन पोल, और ये इसके जो अंदर वाला जो फेस है, बात समझ रहे, मतलब ये देखो ये चीज है, तो ये जो आपको नजर आ रही है। और आपने सर कहा कि हमारी जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रही थी, इस तरीके से फ्लो हो रही है, ऐसे चल रही है करंट, ऐसे फ्लो हो रही है। तो ये हमारा जो सरफेस होगा ना, ये हमारा जो सरफेस होगा, मतलब ये जो हमारा जो सरफेस होगा वो हमारा एक्ट करेगा एज अ नॉर्थ पोल की तरह, और इसका ये जो नीचे वाला ये जो सरफेस है, ठीक है, ये वाला जो सरफेस है नीचे वाला, ये आपका एक्ट करेगा एज अ साउथ पोल की तरह। और डायरेक्शन कैसे बताएंगे, हमने कहा सर करंट हमारी ऐसे चल रही है तो हम इसको कर्ल को भी ऐसे रख लेंगे। करंट अगर ऐसे चल रही तो कर्ल को ऐसे रखा, तो हम देखो ऊपर की तरफ, तो हम कहेंगे जो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। कैसी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और मान लो करंट अगर मान लो क्लॉकवाइज अगर चलने लगे, ऐसे चलने लगे, है ना, सपोज करो करंट हमारी ऐसे चल रही हो, ऐसे चल रही हो, तो देखो अब कर्ल को ऐसे रखोगे, कर्ल को आप देखो ऐसे रखोगे ना, क्योंकि करंट आपकी ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है ना, देखो ऐसे जा रही है ना, ठीक है, इस तरीके से जा रही है ना। तो कर्ल आप ऐसे बनाए, और थंब देखो आपका किधर गया, नीचे की तरफ, थंब देखो आपका किधर गया, नीचे की तरफ। तो इस केस में कहोगे बच्चे इन्वर्ट दी, मतलब इन्वर्ट दी प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ होगी। आगे बात समझ में, दो बातें आपको समझ में आई कि आप मैग्नेटिक, यहाँ से आप दो बातें याद रखना कि आप यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, और कौन सा जो हमारा सरफेस है वो कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा सरफेस साउथ पोल है, आप ये भी बता सकते हो। क्लियर हो गई ये बात आपको, एग्जैक्टली ये बात क्लियर हुई, ठीक है। इतनी बातें आपने नोट डाउन कर ली हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ रही, चलो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ठीक बच्चे, नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। इसमें आप क्या सीखोगे
ये आपके सभी के सिलेबस में है ना, तो ये ध्यान से आप सभी लोग पढ़ोगे, ठीक है। देखो इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, जैसा कि अभी हमने देखा कि किस तरीके से अगर हम एक लूप की बात करते थे, अगर हमारी करंट अगर एक लूप में चल रही हो तो हम उसके थ्रू जो है वो डाइपोल मोमेंट निकालना हमने सीख लिया, है ना। ना हम बात करें कि अगर हमारा जो है कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करे, अब भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, किसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो किसी पॉजिटिव जिसको हम कहते थे न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता था, रिवॉल्व करता था। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो किसी एक न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो हमें उस केस में क्या करनी है, उस एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालनी है। अब बात समझना, अगर हम बात करते हैं बच्चे कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर रिवॉल्व कर रहा है तो फिर यहाँ पे हमें जो है बोर मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा, बोहर मॉडल, जिसको आप बोर कह लो, बोर मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने यही तो बताया था कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन होती है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करती है, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में जो है वो चक्कर लगाता है। हाँ, तो यहाँ पे एक टर्म आया ऑर्बिट का यहाँ पे एक टर्म आया ना, तो अब यहाँ पर ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि वो कौन से ऑर्बिटल, मतलब वो कौन से ऑर्बिट में है, फर्स्ट में है, सेकेंड में है, थर्ड में है, हमारी बात में। तो यहाँ पे तो हम मान लो कि हम ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर लेंगे एन से, एन दैट इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं आगे बात में। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये कहाँ से निकल करके आया, कॉन्सेप्ट यहाँ से ऐसे निकल करके आया बच्चे, देखो बात समझो। हमने कहा कि सर हमने ये पता कर लिया कि किसी भी लूप में जब अगर करंट अगर फ्लो हो रहा है तो हम उस लूप को, मतलब उसके एक फेज को हम नॉर्थ पोल और उसके एक दूसरे फेज को हम साउथ पोल की तरह एज अ ट्रीट कर रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ कि अब हमने जो है, अब हमने किसी एक इलेक्ट्रॉन को जो है हमने रिवॉल्व कराना स्टार्ट किया। रिवॉल्व क्या कराना, वो ऑलरेडी रिवॉल्व करता है। तो हमने इसकी कंपैरिजन हमने इस वाले से की, अपने लूप वाले से करी, है ना। वहाँ पर भी करंट ऐसे रोटेट कर रहा है, लूप में मूव कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो भाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने के जस्ट अपोजिट एक्शन में क्या फ्लो होता है, करंट, आपको ये पता है। तो अब हम उसके थ्रू, है ना, यानी कि वो जो करंट मूव किया अपोजिट एक्शन, इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट एक्शन में, अब हम उसके थ्रू जो है मैग्नेटिक मूवमेंट की, हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की हम बात करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया समझ में, मतलब ये चीज़ कहाँ से आई है, कैसे ये चीज़ रिलेट किया गया, आगे बात समझ में, ठीक है। तो थोड़ी सी स्टोरी लिख ली जाए, इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो थोड़ी सी स्टोरी लिख लेते हैं ताकि आपका टाइम बचे। ओके, देखो बच्चे, सेम वही कहानी मैंने जो आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, है ना, जैसे कि हमने हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर ले तो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारे निगेटिवली चार्ज जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, अराउंड न्यूक्लियस, जो कि हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। दिस सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू अ करंट लूप विच क्रिएट अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ना। तो आइडिया यहीं से मिला कि अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो भाई इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब कि जस्ट उसके अपोजिट एक्स में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हम एज अ, जिस तरीके से हमने सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था ना, जिस तरीके से हमने बात करी ना कि करंट लूप के थ्रू हम किस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो फॉर्मूला है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सिमिलरली इसी को ध्यान में रख करके ये चीज़ अप्लाई किया कि अगर ये हो सकता है, करंट लूप वाला हो सकता है, तो हम इससे यही फिनोमेना हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात समझ में, चलो तो मान लिया जाए, इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लो। तो देखो मान लेते हैं कि हमने कहा सर मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, है ना, रिवॉल्व कर रहा है, ध्यान समझना, बहुत आसान है, रिवॉल्विंग अराउंड, बहुत इजी, अराउंड अ न्यूक्लियस, इन ऑर्बिट, भाई ऑर्बिट है ना, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा ना, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ, अब उस ऑर्बिट की जो रेडियस हम ये मान लेते हैं कि उस ऑर्बिट की जो रेडियस है वो आर है, ऑफ रेडियस आर, है ना, विद स्पीड v, उसकी स्पीड कितनी है, v स्पीड से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, चाहे जैसे भी आप रिवॉल्व करा दो, आपकी मर्जी। एंड मान लो हमने ये कहा कि उसको रिवॉल्व करने में जो टाइम लगा है, वापस एक जगह से दूसरी जगह चला, वापस उसी पोजीशन में आने में उसको जो टाइम लगा, एंड जो उसको टाइम लगा वो कितना है, टाइम पीरियड जो उसका लगा है वो t है, दैट इज, एंड टाइम पीरियड कितना है, t है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हम ये बात और थोड़ा सा ये मान करके चल रहे हैं, कंसिडर हमें ये कर लेना है कि हमारी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि वो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन्स ऐसे, ये तो है एंटी क्लॉकवाइज, बोलो सही है ना, ये आपकी जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आपका ये कोई एक पॉजिटिव न्यूक्लियस
है। अच्छा, मान लो कि पर्टिकुलर इस पोजीशन पर हमारी जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो मान लो v है, वो ऐसे जाना चाह रहा होगा, लेकिन किसी फोर्स की वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसकी v वेलोसिटी से मान लो ये मूव कर रहा है। तो आपने कहा सर अगर ये मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। तो उस करंट की अमाउंट कितनी होगी, तो हमने कहा सर सिंस I इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन टी। क्या होता है, Q अपॉन टी, दैट इज टाइम पीरियड। अच्छा, यहाँ पे हम Q मतलब क्या, Q हम किसका चार्ज ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है, E अपॉन टी भी कर सकते हैं, बोलो E अपॉन टी भी कर सकते हैं। अच्छा, I इज इक्वल टू E अपॉन टी। अच्छा, आपको फिर ये फॉर्मूला पता है बच्चे, क्या T इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस T इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr अपॉन V। बोलो, मतलब कि 2πr हमारी क्या होगी, ओवरऑल हमारी एक ये सरकमफेरेंस हो गई, सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी जो भी हमारी स्पीड है ना, सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड 2πr अपॉन v। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। मतलब ऐसे समझो ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो है। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी आपको किसी बुक में जो है ना, इस r अपॉन v की जगह, मेरी बात समझना, इस r अपॉन v की जगह आपको यहाँ पे ओमेगा भी दिखेगा। कैसे दिखेगा, ओमेगा, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ से हमें जो वेलोसिटी मिलेगी वो भी हमें एक एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। कैसे वेलोसिटी मिलेगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो आप अगर इसको चाहो, अगर किसी किसी बुक में अगर आपके क्वेश्चन में अगर इस आर और वी की जगह अगर ओमेगा भी अगर दे दिया, इस वी की जगह अगर ओमेगा भी दे दिया, तो टेंशन मत लेना। वो देखो ओमेगा कैसे आएगा, समझते हैं कैसे आएगा। देखो, आप जानते हो कि v इज इक्वल टू क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला पता है। v और ओमेगा में एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपको पता है, क्लास 11th चैप्टर नंबर 3rd 4th या 5th इस तरीके से है कुछ। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। v हमारी एक लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा हमारा एक एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी। तो कभी कभी किसी बुक में ओमेगा में करके दिया है या v में करके दिया, तो आपकी मर्जी, v की जगह आप क्या रख लोगे, आर ओमेगा रख लोगे, तो आप ठीक है, यहाँ से कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा देखो, v t इज इक्वल टू, हमने कहा क्या कहा सर, t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v। अच्छा, यहां से हम ऐसा करते हैं कि अब इस t की वैल्यू जो है हम इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। सो i इज इक्वल टू, देखो आपको कितना मिलेगा, i इज इक्वल टू मिलेगा e अपॉन 2πr अपॉन v। ये v देखो कहाँ चला जाएगा, सबसे टॉप पर, तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा e v अपॉन 2πr, ये तो मिलेगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर भी तो रख सकते हो, है ना। तो चाहो आप, अगर आपकी मर्जी, तो इस e ओमेगा अपॉन 2π ये भी आप कर सकते हो, बट फिलहाल हम ये लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है। तो आपने कहा सर i इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन नंबर बना फर्स्ट। ठीक है, देखो, अच्छा, तो अब क्या होगा भाई, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने से क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगी। और जो करंट की डायरेक्शन होगी, आप वो भी बता दो कि करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी ना, अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमारा होगा ना, आई, दैट इज हमारा ये क्या शो कर रहा है, मेरा आई शो कर रहा है। अच्छा, तो आप ये भी बता सकते हो, अगर करंट अगर इस डायरेक्शन में है, तो आप ये भी बता सकते हो क्या, कि इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, बताओ किधर होगी। चलो बताओ, देखें कितने बच्चे बता पाते हो। इस मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, तो हमने क्या बताया था सर, राइट हैंड रूल, है ना। राइट हैंड रूल क्या होता था, क्या कर लो, सबसे पहले जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो रही है, वैसे अपना कर्ल बना लो। ऐसे देखो, ऐसे ही तो फ्लो हो रहा है, ये इस तरीके से ऐसे देखो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखो थंब आपका किधर है, नीचे की तरफ है, तो कैसे होगा, नीचे की तरफ होगा, दैट मीन्स डाउनवर्ड, है ना, पेपर के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज आपकी एम की जो है वो डायरेक्शन होगी, है ना। और अगर, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो ऊपर वाला जो आपका जो फेस है, ये आपका कैसा फेस होगा, ये आपका साउथ फेस होगा, और जो नीचे वाला जो फेस होगा वो आपका नॉर्थ फेस होगा। चलो ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो हमने कहा सर यहाँ पर हमें एक क्या मिला, हमें एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिला। तो देखो, अब इस इलेक्ट्रॉन के केस में बच्चे बात समझना, इस इलेक्ट्रॉन के केस में हम इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम m नहीं मानेंगे, हम कुछ और मान लेते हैं। तो अब एनसीईआरटी है या फिर जो अदर बुक है वो क्या मानता है, वो मानता है m और म्यू एल। बात समझना, ये नोटेशन है। म्यू एल का मतलब ही आपका क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हम किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं, हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के टर्म से बात करें, तो हम एम ना लेकर के हम क्या लेंगे, हम यहाँ से म्यू एल लेंगे। ठीक है, ओके। अरे बात समझ, म्यू एल का मतलब क्या है आपका, ये ऐसे समझ लो कि आपकी ये जो म्यू एल है वो है आपकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक
बहुत छोटी होगी ना। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू है, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब देखो होगा कितना, तो आपको पता है, फॉर्मूला पता है, एम का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज आपने कहा सर म्यू एल इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो आपको पता है फॉर्मूला आई इंटू ए। अब ए आपकी क्या है, रेडियस, मतलब सॉरी एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल, अब ए इज इक्वल टू, अब क्या लगाओगे, ए इज इक्वल टू क्या लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसे की जगह हम क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर। सो फाइनली आपको जो म्यू एल है वो देखो क्या मिलेगा, आई। चलो आई की वैल्यू रखते हैं, आई की वैल्यू देखो कितनी है, आई की वैल्यू आई है क्या, ये वाली हम वैल्यू रखते हैं क्या, ई इंटू वी अपॉन 2 पाई आर इंटू ए की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें कटने वाली हैं, तो म्यू एल इज इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा ई, देखो पाई से पाई कैंसिल, आर से ये एक आर कैंसिल, तो क्या मिला आपको, आपको मिला ई वी आर अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, ये कभी कभी ये आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लेकिन मान लो कि अगर मान लो क्वेश्चन में अगर आपको ओमेगा दे दिया है तो कोई बात नहीं, ओमेगा अगर मान लो एंगुलर वेलोसिटी अगर बोल रहा है तो यहाँ से आप फॉर्मूले के थ्रू v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करके यहाँ से आप v के रिस्पेक्ट में, मतलब v के जगह पे आप ओमेगा भी रख सकते हो। आ रही बात मेरा, तो इसमें से कंफ्यूजन नहीं हुआ ना। मान लो अगर न्यूमेरिकल में दिया और न्यूमेरिकल में मान लो जो है वो v ना दे करके ओमेगा दे दिया, तो कंफ्यूज मत होना सर ये ओमेगा तो सर बताया ही नहीं, तो सर ने पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं ऐसी जो है घुमा घुमा करके आ जाते हैं एग्जाम में। चलो, तो आपने कहा सर म्यू इक्वल टू कितना हो गया, ई वी आर अपॉन 2 हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ये मान लो हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 2, बात समझना, ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है क्लास 11th के केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जहाँ पे जो जब बोर मॉडल जब दिया गया है ना, तो उसके साथ एक स्टेटमेंट भी दिया गया। स्टेटमेंट क्या हुआ, स्टेटमेंट देखो क्या दिया गया, यहाँ से हम जैसे हमने कहा कि अगर हमारी इलेक्ट्रॉन अगर क्या कर रही, मूव कर रही है, ठीक है, तो एक एंगुलर वेलोसिटी है। अब उस एंगुलर वेलोसिटी के थ्रू क्या होगा, एक एंगुलर मोमेंटम भी तो क्रिएट होगा। और बोर ने ये कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना, ठीक है, ये मतलब एंगुलर मोमेंटम दैट इज एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम का पहले आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, ऐसे समझो, जहां पे आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन आपने ये बता दिया है, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा सर अब इसकी वजह से ये हमारा जो म्यू एल है जो कि कैसा होगा, यहाँ पे आप ये बता दो, इक्वेशन नंबर 2 है और ये आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कैसे होगा, डाउनवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा, अब इस म्यू एम की वजह से क्या होगा, एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा, है ना, दैट इज इट क्रिएट्स इट का मतलब ये जो म्यू एल है ना, इट क्रिएट एंगुलर मोमेंटम, दैट इज जिसको हम कहते हैं क्या, एम वी आर। यहाँ पे एम आपकी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एम क्या है, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रही है ना उसका क्या है, मास है। अच्छा, देखो अब इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसी होगी भाई, अगर एम अगर इस डायरेक्शन में है तो मतलब जो हमारा जो कैपिटल एम है वो अगर इस डायरेक्शन में है तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे जो बोर है ना उनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि हमारी कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी भी एटम की, मतलब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हमारी अगर किसी भी एटम में अगर क्या कर रही है, अगर चारों तरफ अगर रिवॉल्व कर रही है तो वो एक सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या करती है, रिवॉल्व करती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है, ठीक है। अब वो जो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई के। किसके मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इट मीन्स उन्होंने ये कहा कि हमारी ये जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 पाई। और h आपको पता है क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ये दिया गया, मतलब उन्होंने ये कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होगी क्या, h अपॉन 2 पाई के। h अपॉन 2 पाई, h क्या है हमारा एक प्लैंक कांस्टेंट है और 2 पाई तो आपको पता ही है। और n यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो n है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मीन्स ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारा शो करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि पर्टिकुलर कौन से ऑर्बिट में हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। बस ये यहाँ से मेन इसका कॉन्सेप्ट है। ये चीजें हमने क्लास 11 में पढ़ी थी केमिस्ट्री में,
ठीक है, नहीं याद है तो अब इसको आप थोड़ा सा याद रख लो। ठीक है, तो बोर ने ये कहा, ये सब सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, उन्होंने ये कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो n इंटू एच अपॉन टू पाई के इक्वल होगा। n मतलब इंटीग्रल मल्टीपल मतलब पर्टिकुलर जो भी हम जिस भी ऑर्बिट की बात करें, और इंटू एच अपॉन टू पाई। एच यहाँ पर आप बता दोगे कि एच आपका क्या है, एच यहाँ पर आपका है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट ना, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 ये होती है। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू भी याद रखनी चाहिए, है ना। चलो, ये सब क्लास 11 हमने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, केमिस्ट्री वाले टर्म में। ओके, तो एम वी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एन इंटू एच अपॉन टू पाई हुआ। अच्छा, यहाँ से ऐसा करते हैं, इन चीज़ों को पहले मिटाते हैं, इन चीज़ों को पहले आप नोट डाउन करो, इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लिया। चलो इनको मिटाते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा उसी चीज़ को हमने इस तरीके से लिख दिया है ना, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। भाई उन्होंने थ्योरी दिया कि ऐसा होता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, एच अपॉन टू पाई के। तो एच अपॉन टू पाई इंटू एन, दैट इज एन आपका यहाँ पर क्या है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। तो इसके पहले थोड़ा सा आप ये स्टेटमेंट जरूर लिखोगे, है ना, कि ये चीज़ एग्जैक्टली आया कहाँ से। ठीक है, चलो वैसे भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डायरेक्टली बोर्स थ्योरी, आप ये भी डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो आप, लेकिन स्टेटमेंट बता दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बट फिलहाल छोड़ देना चाहें तो ठीक। चलो आ जाओ, ये थ्योरी है, हमने ये चीज़ें क्लास 11 में हमने ये पढ़ी थी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ से वी आर की वैल्यू निकालते हैं। सो वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा मेरा, एन और एस थोड़ा सा एक जैसा लगता है, एन जो छोटा है एस थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अपॉन 2 पाई एम, यही तो होगा, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा इसको हमने मान लिया बच्चे इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, इक्वेशन मेरे ख्याल से इक्वेशन सेकेंड का या फर्स्ट का यूज़ नहीं, देखो तो हमने कहा अब हमें देखो एक इक्वेशन मिला था क्या, हमने इसमें कहा था म्यू एल इज इक्वल टू, क्या कहा था हमने, देखो हमने ये देखा था, सिंस हमने ये कहा ना म्यू एल, एक मिनट हमने इसको मिटा दिया है, म्यू एल इज इक्वल टू हमने हमें क्या मिला था, ई अपॉन 2 और इंटू, मिटा दिया, गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ओके देखो ठीक है, तो हमने कहा म्यू एल इज इक्वल टू हमें क्या मिला, ई वी आर अपॉन 2 हमें मिला था। ठीक है, अब देखो ये वी आर, तो हम क्या करते हैं, हम इस वी आर की वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, सो म्यू एल इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ई अपॉन 2 को पहले रख लो, इंटू वी आर की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू ई, मतलब इंटू ई नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको जो देखो म्यू एल है, दैट इज आपको जो बी एम है वो देखो कितना मिलेगा। तो एन को ऐसा करते हैं, हम पहले रख लेते हैं, एन तो हमारा नंबर ऑफ मतलब ऑर्बिट है, और ये हो जाएगा आपका ई इंटू एच अपॉन 4 पाई एम ई, है ना। यही आपका मेन फॉर्मूला है जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा हो, चक्कर लगा रहा हो, तो उस केस में हम मोमेंटम निकालने के लिए, मतलब मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट है वो निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, देखो अगर हम यहाँ से n की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं ना, तो यहाँ से हमें एक टर्म मिलेगा, हम उस टर्म को डिफाइन करेंगे। हमने कहा सर क्या हो अगर इफ n इज इक्वल टू क्या हो, 1 हो। अच्छा, यहाँ से आप ये बात ये भी लिख लो कि ये जो आपको जो फॉर्मूला है, यहाँ से आप ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की भी क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या होगी अगर मैंने इक्वल टू 1 रख दें, तो यहाँ पे ये देखो आपको जो फाइनली आपको जो म्यू एल मिलेगा, म्यू एल इज इक्वल टू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई इंटू एच अपॉन 4 पाई एम ई। अच्छा, ये जो आपको म्यू एल मिला, ये आपकी सबसे मिनिमम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ना। क्योंकि हम अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्बिट की, अब जैसे जैसे हमारा ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो मोमेंटम होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरीके से तो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो हमने कहा कि n इज इक्वल टू 1 के केस में, मतलब कि अगर हम सबसे नज़दीक वाले अगर अपने ऑर्बिटल की बात करें तो उस केस में हमें सबसे मिनिमम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब इसी मिनिमम यानी कि म्यू एल, इसको आप म्यू एल मिनिमम भी कह सकते हो, या इसी को जो है हम इसको म्यू बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बी से, है ना। और इसी चीज को हम कहते हैं क्या, बोर और मैग्नेटॉन,
मैग्नेटॉन, ठीक है। ये एक टर्म आया है, व्हाट इज डिफाइंड बोर मैग्नेटॉन, तो हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटॉन। अच्छा देखो, यहाँ से अगर हम इसकी अगर वैल्यू निकालना चाहें, जैसा कि हमें पता है, हमें ई की वैल्यू पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, हमें प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू भी पता है, 4 की जगह 4 रखेंगे, पाई की वैल्यू पता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है। तो अगर हम इन सभी की अगर हम देखो हम अगर वैल्यू रखते हैं, दैट इज हमने कहा सर म्यू एल मिनिमम इज इक्वल हमें कितना मिलेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एच की वैल्यू दैट इज प्लैंक कांस्टेंट है, कितना रखते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और अपॉन 4 की जगह 4 रख दिया, पाई की जगह 22/7 रख दिया, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रख दिया 9.0 इंटू 10⁻31 रख दिया। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9.27 इंटू 10⁻24, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो इसकी यूनिट क्या लोगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये जो वैल्यू आई, इसी वैल्यू को हम कहते हैं क्या, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो यहाँ से हम बोर मैग्नेटॉन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं बोर मैग्नेटॉन के बारे में क्या कह सकते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है ना, कई बार ऐसे पूछा है, बोर मैग्नेटॉन का टर्म कई बार पूछा है। सो हम ये कहेंगे कि बोर मैग्नेटॉन एज द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना, मिनिमम ही तो है, देखो भाई चीज, मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ एन एटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। ये बोर मैग्नेटॉन किसके थ्रू मिला, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, है ना, ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। हम फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट के थ्रू हम क्या करेंगे, हम बोर मैग्नेटॉन को डिफाइन करेंगे, इन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड हमारा बोर मैग्नेटॉन। ओके, क्लियर है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ जो है वो सिलेबस से नहीं हटाई गई है ना। देखो ये जो चेंजेस है ना, ये चेंजेस केवल आपके इसी सेशन के लिए है, ठीक है। बाकी अगले सेशन से फिर से सब सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, जितनी भी सारी चीज़ें प्रीवियस वाली जितनी भी चीज़ें थे वो फिर से ऐड हो जाएंगी, है ना। तो पढ़ लो, आपके ये पर्टिकुलर और भी एग्जाम में काम आएगा, जो भी आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की, जेई की, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आपको उसके लिए भी ये काम आएगा। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो, नहीं, पढ़ो, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ओके, तो ये है आपका बेसिक सा जो हमने मतलब ये हम जो बेसिक से हम जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमें जो देखने थे हमने इनके बारे में बात कर ली। वीडियो हो गया थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा बड़ा, तो पढ़ाई करते रहो बच्चे, है ना, और अपना आप ख्याल रखो, और जल्दी से आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर ये वीडियो आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई, कोई भी चीज़ ऐसा छोड़ा नहीं गया। जो भी प्रीवियस के मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो चीज़ हम छोड़ चुके थे, मतलब जिनको हमें ये आइडिया नहीं था कि वो कहाँ से आया, तो इस वाले टॉपिक में हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि एग्जैक्टली जो हमने देखा जैसे कहा कि m इज इक्वल टू आई इंटू ए कहाँ से आया था, तो हमने ये बातें भी अब समझ ली, है ना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बच्चे पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।